Good morning, student. I am Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक एनाफेसिक मूवमेंट जो कि MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। एनाफेज के अंदर जब माइटोसिस के अंदर एनाफेज हो रहा होता है, सेंट्रोमियर जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है और पोल्स की तरफ जाता है और उसके पीछे की तरफ इसके क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स है वो पीछे की तरफ रह जाती हैं। इससे ऐसा लगता है कि कोई फोर्स है जो कि इन सेंट्रोमियर्स को पोल्स की तरफ खींच रहा है। ये जो अरेंजमेंट है जो कि जिससे कि क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ खींचते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं जिन्होंने बहुत सारी अपनी अपनी थ्योरी दी है कि किस तरह से क्या मैकेनिज्म हो सकता है इस मूवमेंट का और कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि क्रोमोसोम को पोल्स की तरफ ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अल्टीमेटली सेल डिवीजन होता है। तो आज हम डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जो कि इसको क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंट एनाफेसिक मूवमेंट को डिस्क्राइब करने वाले मॉडल्स की। फर्स्ट मॉडल है माइक्रोट्यूबुलर मॉडल। माइक्रोट्यूबुल मॉडल जो है 1960 में सेंटोश ने दिया था और इनका मानना है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो पोल्स की तरफ एक्सटेंड हो जाती हैं और स्पिंडल तक पहुंचती हैं और वहाँ पर वो जो ओवरलैप हो जाती हैं, उनका जो सेल सेंटर है वो ओवरलैप हो जाता है और एनाफेज के दौरान जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसे हम ओवरलैपिंग रीजन कहते हैं और इस कारण ये जो सेल्स हैं पोल्स की तरफ एक दूसरे की तरफ खिंच जाती हैं। तो माइक्रोट्यूबुल मॉडल इस तरह से उस मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं माइक्रोट्यूबुल मॉडल को। यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो क्या कर रही हैं, स्पिंडल फाइबर तक वो एक्सटेंड हो जाती हैं, ओवरलैप हो जाती हैं और फिर ये एक्सटेंड हो जाती हैं। क्योंकि ओवरलैप हो जाती हैं तो एक फोर्स क्रिएट होता है, इस कारण ये पोल्स की तरफ मूव करती हैं। सेकेंड थ्योरी है द स्लाइडिंग साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट मॉडल। स्लाइडिंग फिलामेंट जो मॉडल था, जो फर्स्ट हमने बात की थी माइक्रोट्यूबुलर मॉडल की, उसके अंदर कहा था कि ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग जो एंड्स हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के वो स्लाइड एक दूसरे के ऊपर करते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल जो सेंट्रोमियर को कनेक्ट कर रहे हैं वो एक डिसअसेंबल हो जाते हैं पोल्स पर। तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो स्लाइड कर रहे हैं और एक डिसअसेंबल हो रहे हैं और इसके रिजल्ट के कारण ओवरऑल जो लेंथ होती है इन माइक्रोट्यूब्यूल्स की धीरे धीरे कम होती जाती है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो पोल्स के नज़दीक आ जाते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स स्लाइडिंग बेसिकली वो फॉर्म्स इन्वॉल्व करती हैं जो कि सेल के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। क्योंकि हमने सेल के मूवमेंट में माइक्रोट्यूब्यूल्स का मूवमेंट देखा है, क्योंकि वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती हैं सेल का और ये जो रिस्पॉन्डिंग मूवमेंट है जिससे कि क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ जाते हैं और पोल्स की तरफ जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है और इसका इफ़ेक्ट ये आता है कि पोल्स जो है वो वहाँ पर क्रोमोसोम्स पहुँच जाते हैं और एक्टिन और मायोसिन जो है उसके मूवमेंट के कारण ये पूरा का पूरा स्लाइडिंग और मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट हम देख सकते हैं काइनेटोकॉर का मूवमेंट पोल्स की तरफ। आप ये देखिए एसोसिएशन हो रहा है इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का, एक टोटल ब्रिज बना हुआ है। सेंटर में क्रोमेटिड्स हैं, फिर स्पिंडल पोल्स हैं दोनों तरफ और काइनेटोकॉर जो बन रहा है वो अटैच है, उसका मूवमेंट दोनों तरफ हो रहा है। तो इस तरीके से एक स्लाइड होते हैं और वहाँ पे डिसअसेंबल हो जाते हैं पोल्स की तरफ, तो हमें लगता है कि दोनों डिटैच हो गए हैं धीरे धीरे।
थर्ड है डायनामिक इक्विलिब्रियम मॉडल। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो मॉडल है उसे 1967 में एस इनोव ने प्रपोज किया था और उन्होंने कहा कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम बनाते हैं और इसके अंदर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स का पूल होता है जिसमें उसकी माइक्रोट्यूब्यूल्स की सब यूनिट्स होती हैं और ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क बन रहा है वो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है। जब नई सब यूनिट जुड़ती हैं फाइबर्स के साथ, स्पिंडल फाइबर के साथ, वो क्या करती हैं, एक एंड पर एक्सटेंड हो जाती हैं और इस तरीके से ये अटैच होकर पूरा का पूरा स्पिंडल फाइबर तक काइनेटोकोर को अटैच कर देती हैं। इससे इंटरपोलर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि फर्स्ट तो एक्सटेंशन हो रहा है और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि धीरे धीरे उसी टाइम पर सब यूनिट्स का रिमूवल भी स्टार्ट हो जाता है पोलर एंड्स पर। तो पहले वो अटैच हो गई, पूरा का पूरा एक नेटवर्क बन गया माइक्रोट्यूब्यूल्स का। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि ये धीरे धीरे जो सब यूनिट्स हैं वो पोलर एंड पर ये डिटैच होना स्टार्ट हो जाती है, रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह वो स्पिंडल जो फाइबर्स है वो छोटे होने लग जाते हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो पोल्स के नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है उसमें बायोकेमिकल सपोर्टिंग रिएक्शंस भी हो रही हैं जिससे कि क्रोमोसोम का मूवमेंट पोल्स की तरफ होता है। स्पिंडल इलोंगेशन जो है वो कॉमनली हम उसे एनाफेज बी कहते हैं और जो कि 4 फेजेस के अंदर होता है। फोर्थ फेज जब होता है उसके आगे न्यूक्लियर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है जब हम टीलोफेज का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। एनाफेज के एंड में ट्यूबुलिन जो है वो एक्सटेंड हो जाते हैं और न्यूबॉर्न जो न्यूक्लियाई है वो लेमिन बी जो है वहाँ पर एक्युमुलेट होना शुरू कर देते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन है वो फर्स्ट स्टेज में स्टार्ट होता है, उसके बाद ऑलमोस्ट लीनियर फेज होता है और जिसे हम एनाफेज ए कहते हैं और इलोंगेशन बी फेज में होता है। और इसके अलावा जो मेन जो फोकस है वो है किस तरह से इनका मूवमेंट होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इलोंगेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक चार्ज्ड एरिया बन गए हैं और यहाँ पर जो डायनामिक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये डायनामिक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और सब यूनिट्स पोलर एंड पर टूटती जाती है। अब हम बात करते हैं एनाफेजिक मूवमेंट के अंदर के फाइबर्स के रोल की। के फाइबर्स एक डायनामिक फाइबर्स हैं जो कि हमने सब यूनिट की तरह दूसरा जो स्लाइडिंग मूवमेंट थ्योरी और डायनामिक्स थ्योरी देखी थी हमने, उसके अंदर ये बताया गया था कि सब यूनिट्स होती हैं। तो ये सब यूनिट जो है के फाइबर्स की होती हैं और ये के फाइबर्स जो हैं वो क्रोमोसोम के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि के फाइबर्स जो है एक क्रूशल एंड पोलवर्ड्स मूवमेंट में रोल प्ले करता है और इनके अंदर जो डीपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन का प्रोसेस होता है, इस कारण ये मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ता है। डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ हैंड्स इज कपल्ड ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट। तो ये जो चार्ज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जिसे कि हम के फाइबर्स के नाम से जान रहे हैं, के फाइबर्स जो है वो एम्प्टी डीपोलराइजेशन के कारण चार्ज हो जाते हैं। क्लासिकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अगर हम देखें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो डीपोलराइजेशन काइनेटोकोर पर अकर होता है जिससे कि वहाँ पर ये टूटना शुरू हो जाता है और इनका जो साइज़ है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के कारण ये मूवमेंट क्रोमोसोम का होता है। तो डिफरेंट यहाँ पर हम देख सकते हैं चार्ज पार्टिकल्स और उनका मूवमेंट किस तरीके से
पोलराइज्ड हो रही हैं और डीपोलराइज्ड हो रहे हैं काइनेटोकोर और के फाइबर्स। आज हमने डिफरेंट मॉडल्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर हम सिंपलर मॉडल से लेटेस्ट जो मॉडल्स हैं जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से एनाफेज का मूवमेंट होता है और क्रोमोसोम दोनों पोल्स पर पहुंचते हैं और अल्टीमेटली एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।